नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी की सियासत में 2022 की बिसात बिछने लगी है। इसी के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा आज सहारनपुर पहुंची। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर पहुंचने से पहले शाकुंभरी देवी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और माथा टेका। इस दौरान प्रियंका गांधी के हाथ में रुद्राक्ष की माला भी दिखाई दी। प्रियंका गांधी कल मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में माघ मेले में गंगा स्नान करेंगी। यानी कांग्रेस यूपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। कांग्रेस यूपी में बीजेपी से सीधी टक्कर लेने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि यूपी में अगला चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का हो। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि कांग्रेस राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी में कांग्रेस का मुख्य चेहरा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी मिशन के तहत आज प्रियंका गांधी सहारनपुर में मौजूद थीं और इस दौरे में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक भी साफ तौर पर दिखाई दी। सहारनपुर में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कानूनों को रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को एमएसपी भी दी जाएगी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। ये आपके अस्तित्व का आंदोलन है, ये आपकी जमीन का आंदोलन है। एक भी कदम पीछे मत हटिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ लड़ेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस के सरकार के समय आपके लिए क्या क्या किया गया था। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कानून रद्द किए जाएंगे। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, आपकी मदद के लिए कानून बनेंगे, आपको पीसने के लिए नहीं बनेंगे। वहीं प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर यूपी की कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। सहारनपुर में प्रियंका गांधी की किसान महापंचायत बीजेपी को रास नहीं आई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसानों को भड़काने और गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो इनकी ढोल में पोल हो गई है, पूरी तरह से खुल गया है मामला कि इस कौन लोग थे जो इस साजिश की सुपारी और को लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चला रहे थे। ये साफ हो गया है। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। प्रियंका सहारनपुर में धारा 144 के बावजूद भी जबरन पहुंची। उनको लगता है कि अगर जरा सा हम एक्टिव रहेंगे, अखबारों में आएगा तो उनको दोबारा जनता आशीर्वाद देगी। जनता से बहुत दूर जा चुके। उनकी नीतियों ने प्रदेश को और देश को बहुत पीछे ढकेल दिया है। मंत्री मोहसिन रजा ने भी प्रियंका के दौरे पर तंज कसा। कांग्रेस अब किसान भाइयों के शोषण के लिए कोई नई रणनीति बनाकर जा रही है कि जय जवान जय किसान का नाम इस्तेमाल करने के लिए। और उसको क़यादत कौन कर रहा है, उसकी लीडरशिप कौन कर रहा है? प्रियंका वाड्रा जी, जिनके पति खुद आरोपी हैं किसानों की जमीन छीन लेने के लिए। कासगंज में शहीद हुए सिपाही देवेंद्र का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद देवेंद्र की 2 साल की बेटी के हाथों मुखाग्नि दिलाई गई। इससे पहले जब देवेंद्र का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नगला बिंदु पहुंचा तो लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। हर किसी की आंखें नम थीं। तिरंगे में लिपटे शहीद देवेंद्र को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे थे। आगरा के रहने वाले सिपाही देवेंद्र की तैनाती कासगंज में थी और कासगंज में शराब माफिया ने सिपाही की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं इस केस में पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। बदमाश एलकार सिंह मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। एलकार मुख्य आरोपी मोती सिंह का भाई है। मोती सिंह फिलहाल फरार है। सिरपुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर में कल शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश देने गई थी और तभी पुलिस टीम पर मोती सिंह और उसके साथी बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिसकर्मी देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जबकि दरोगा सहित कुछ पुलिस वाले घायल हो गए हैं। वहीं सीएम योगी ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया और आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मृतक सिपाही के परिवार वालों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया गया है। हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे, वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में है
और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सनाब हुबलाल, एहलकार सनाब हुबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए CHC ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। हमारी टीम लगातार उन पर पीछा कर रही है, दबिश कर रही है और उनके द्वारा जो असलहा लूटा गया उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। मोती धीमर और उसके भाई एहलकार ने पुलिस टीम पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें हमारा जवान शहीद हो गया और दरोगा जी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसमें एहलकार जो नामजद अभियुक्त है वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अन्य जो अपराधी हैं उसकी सभी की तलाश चल रही है, जिसमें मुख्यतः मोती हैं। जो हमारा जवान शहीद हुआ है उसके लिए शासन की तरफ से 50 लाख रुपए का अनुदान और एक व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति को नौकरी का आश्वासन मिला है। वहीं कासगंज में हुई घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यूपी फेक एनकाउंटर में नंबर 1 है। घटना को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बिकरूकांड और कासगंज जैसी घटनाएं सरकार में बैठे लोगों की साठगांठ से होती हैं। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार घटना नहीं हो रही इस तरह की, और सरकार की जानकारी में हो रही हैं, और सरकार में बैठे हुए लोगों के बिना साठगांठ के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। जिन्होंने भी ऐसी घटना की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था पे असफल हुई है। अखिलेश ने कहा कि कानून व्यवस्था में यूपी सरकार बुरी तरह फ्लॉप हुई है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो नोटिस दिए सरकार को उसमें नंबर 1 है, महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। इसी तरह से झूठे मुकदमे लगने के लिए और जो पॉलिटिकल लोगों पे सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे कई लग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर संत समाजों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और संत समाज की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। संत समाज ने अखिलेश यादव के आंदोलन जीवी का जवाब देते हुए बाबर जीवी कहा है उनको, और साथ ही साथ माफी मांगने की मांग की है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चंदा जीवी वाले बयान से संतों में आक्रोश देखा जा रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयागराज में संतों ने अखिलेश के बयान पर नाराजगी जताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की। संतों ने अखिलेश यादव को बाबर जीवी तक बता डाला। अखिलेश जी, अभी भी आप होश में आ जाओ। आप तो सदैव बाबर जीवी रहे हो। आप लगातार, आपके पिताजी और आपने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के ऊपर और मठ मंदिर साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रताड़ना किया, यह सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। देखिए, अखिलेश यादव जी में या मुलायम यादव जी में, इन लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जरा सा भी आस्था नहीं है और न कभी रहा है। इन्होंने राम मंदिर पर क्या क्या नहीं किया है। अरे राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करना कोई बुरी बात है? वस्तुतः एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस तरह के बयानों से इनकी मानसिकता सामने आ रही है कि ये लोग कैसी मानसिकता के लोग हैं जो राम को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दरअसल कल लोकसभा में अखिलेश यादव ने पीएम के आंदोलन जीवी वाले बयान पर तंज कसते हुए चंदा जीवी वाला बयान दिया था। जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं, क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के बयान को हास्यास्पद बताया, तो वहीं यूपी के कानून मंत्री ने अखिलेश को सोशल मीडिया तक सीमित बताया। मैं समझता हूँ हास्यास्पद बयान है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी से कभी डोनेशन लिया होगा तो चेक के द्वारा लिया होगा। दरअसल वो बैठ करके ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित हैं, कहीं भी इनका कोई नाम लेवा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के आशीर्वाद से घर घर जा करके दिन प्रतिदिन लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। ये सभी विपक्षी दल बुरी तरह से फ्लॉप साबित हैं।
उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव आज नोएडा पहुंचे। यहीं पर राजू श्रीवास्तव के नेतृत्व में फिल्म विकास परिषद के सदस्यों ने यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के जरिए राजू श्रीवास्तव ने फिल्म सिटी परियोजना के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राजू श्रीवास्तव ने बताया कि योगी पार्ट 2 आने तक नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग की शुरुआत हो जाएगी। ये मेरा डायलॉग पता है। फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट और एक और है बुलेट ट्रेन। हमें लगता है ये तीनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग तो 3 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं फिल्म सिटी का। तो योगी पार्ट 2 में यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई तक चलेगी, वहीं इंटर की परीक्षाएं 12 मई को समाप्त हो जाएंगी। हाई स्कूल और इंटर दोनों में 56,03,813 छात्र परीक्षा देंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि हर साल की तरह परीक्षाओं में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। परीक्षा में कुल 29,94,312 विद्यार्थी आपकी बैठ रहे हैं और इंटरमीडिएट परीक्षा में 26,09,501 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं इंटरमीडिएट की। अगर कुल दोनों को मिलाकर देखा जाए तो हाई स्कूल और इंटर में कुल 56,03,813 विद्यार्थी बैठ रहे हैं और अल्प समय में ये परीक्षाएं हमारी समाप्त होंगी। जो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण का कार्य है वो अब अंतिम चरण पे है। हम लोगों ने उसमें जो पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन ये हमारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो सके उसकी तरफ कदम उठाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही चमोली से। बड़ा अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। चमोली से बड़ी खबर आई है। जल प्रलय मामले में बड़ा अपडेट। चमोली हादसे में 34 शव अब तक बरामद किए गए हैं। 10 मृतकों की शिनाख्त हो गई है, 24 अभी भी अज्ञात हैं। हादसे में अभी भी 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये अब तक का बड़ा अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं। चमोली हादसे में रेस्क्यू टीम ने अब तक 34 शव बरामद किए हैं। उसमें से 10 मृतकों की शिनाख्त हो गई है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, इनके क्या नाम है, लेकिन 24 लोग अब भी अज्ञात हैं। और अब बात करते एक बड़ी खबर की। 14 फरवरी को मथुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मथुरा कुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। मथुरा कुंभ मेले में सुरक्षा चाक चौबंद होगी। आगरा रेंज के आईजी सतीश ने दौरा किया। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को उन्होंने परखा है। पुलिस लाइंस और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया है। कुंभ मेले में सुरक्षा कर्मियों की नजर रहेगी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 14 फरवरी को सीएम योगी मथुरा दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सीएम के दौरे से पहले आज यहां पर आईजी रेंज पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा किया। कल मौनी अमावस्या है। इससे पहले आज संगम की रेती पर लगे माघ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। एक दिन पहले ही दूर दूर से श्रद्धालु मोक्ष की कामना और पितरों के तर्पण करने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में पहुंचे लोग संगम में डुबकी लगाकर मां गंगा से कोरोना से मुक्ति के लिए कामना भी कर रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर से आई महिला श्रद्धालुओं ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महिलाएं माघ मेला प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखकर काफी उत्साहित और खुश नजर आई। महिला श्रद्धालुओं ने मेले की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए योगी सरकार का आभार व्यक्त किया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।